हम सबके अंदर विद्यमान अच्छे गुणों की, अच्छे कर्मों की और अच्छी भावनाओं की सदा ही जय हो। तो बच्चों का डिमांड था क्लास 12 का, चूँकि बनाना है मुझे अभी फटाफट बहुत सारा वीडियो, लेकिन क्लास 11 के बच्चों डिमांड था कि जब 5 चैप्टर तक आपने बना दिया है तो 6 to 10 का कुछ तो बता दीजिए। तो 6 to 10 का जो है मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ, ताकि वो भी आपका अगर क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। और 11 में इतना याद रखिएगा कि आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? आपको छोड़ना नहीं है, आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद रखिएगा और इस पे जो है जल्दी जल्दी देखते जाइए। छठा चैप्टर आपका टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या क्या कंटेंट टॉपिक है जल्दी सुन लीजिए। कंसेप्ट ऑफ, छोटे में बोलूंगा इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी कि क्या है वो आएगा। टेस्ट क्या है तो छोटे में है, टेस्ट इज ए टूल टू एलिसिट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम टेस्ट टेकर। जो भी टेस्ट दे रहा है तो ये इतना भी लिखिएगा ना, टेस्ट इज ए टूल टू एलिसिट ए रिस्पॉन्स। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, टेस्ट इज ए मैथड फॉर मेजरिंग वंस कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी, वंस कैपेबिलिटी यानी कि इसमें सारा चीज आ गया। किसी भी सामान का भार वो ले रहे हैं वो भी, उसका मेजर भी, यानी किसी चीज को जिसको मेजर करे वो मेजर करने का जो प्रोसेस है वो टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है। तो टेस्ट ये मेथड फॉर मेजरिंग वंस डेटा और मेजरिंग वंस कैपेसिटी, स्किल, बिहेवियर, नेचर, कुछ भी डाल दीजिए सारा आ जाएगा। टेस्ट जो टू एलिसिट रिस्पॉन्स, मतलब किसी भी चीज से रिस्पॉन्स लेना वो भी टेस्ट है। मेजरमेंट क्या है तो मेजरमेंट है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग अ डाटा, कलेक्टिंग द डाटा, जो कलेक्शन ऑफ डेटा जो है जिसको कि क्वांटिटेटिव डाटा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना भारी, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। तो आपका क्वांटिटेटिव डाटा का कलेक्शन जो है मेजरमेंट है। और लास्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है तो इवेल्युएशन इज ए प्रोसेस ऑफ आफ्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट मेकिंग ए रैंक या मेकिंग अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ह्यूमन बीइंग। इवेल्युएशन करना किस रैंक में है, जैसे कि मैं बच्चों से बोलता हूं कि जब आप एग्जाम देते हैं वो होता है टेस्ट, जब उसको हम नंबर करते हैं 100 में कितना आया वो है मेजरमेंट। उस मेजरमेंट द्वारा पूरे क्लास का हम लोग करते हैं रैंकिंग, वो एक तरह से होता है इवेल्युएशन। एक चीज का इवेल्युएशन दूसरे चीज को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, इसको जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे टेस्ट को समझाने के लिए मैं बोलता हूँ किसी के, तुम्हारा नाम क्या है क्लास में, अचानक में तो बोलता सर मेरा नाम, डरते हुए तो बोले कि ये जो आपने दिया रिस्पॉन्स दिया, मैंने पूछा आपने रिस्पॉन्स दिया, ये मैंने आपका टेस्ट लिया कि आप कैसे बोलते हैं। इससे मैं मेजर करूंगा कि आपका कितने देर में बोले, कितना जल्दी रिस्पॉन्स आया। उसके बाद पूरे क्लास का जब होगा तो आपका इवेल्युएशन हो जाएगा कि आप कहाँ हैं। ये हुआ टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन कंसेप्ट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। जैसे मैंने बताया आप अपने अनुसार भी लिखिएगा तो भी सही है कि वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ है। आपका स्किल टेस्ट, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, आप क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो स्किल टेस्ट होता है, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। जनरल भी जो टेस्ट है तो फिजिकल टेस्ट होता है, मेंटल टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स का स्किल टेस्ट होता है। तो ये सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है, जैसे हेल्थ टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। एक होता है एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट, मैंने आँख कितना बड़ा है मेरा, चेहरे के हिसाब से नाक कितना लंबा है, किस तरह का है, होंठ कैसा है, इसका एक एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट। और बॉडी का चेहरा कितना बड़ा है धड़ के हिसाब से पूरे, तो ये पूरा होता है एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट, ये भी एक टेस्ट है। तो ये सारा टेस्ट भी स्पोर्ट्स में काम आता है हर टेस्ट के हिसाब से, जिसका नीचे का पार्ट ज़्यादा लंबा और ऊपर का छोटा रहता है। ऐसा बोला जाता है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सब में अच्छा खेल पाएगा क्योंकि उसका ऊपर का जो बॉडी छोटा है तो बैलेंस उसका अलग होगा, पैर में दम ज़्यादा रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है उसमें जो है मेजर्स हैं जो कि हम लोग लेते हैं। तो ये सारे टेस्ट हो गए। फिर नेक्स्ट है इसमें टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। ये 3 तरह का है कि ड्यूरिंग प्रायर टेस्ट, ड्यूरिंग टेस्ट, आफ्टर टेस्ट।
तो अब जब से जैसे एग्जाम्पल के लिए तो तुरंत समझ जाइएगा, आप अपने से लिख सकते हैं कि अगर आप ही को टेस्ट लेना है किसी का, मान लीजिए कि किसी को दौड़ा के 100 मीटर टेस्ट लेना है, तो प्री टेस्ट क्या करेंगे, तो आप ग्राउंड को देख लेंगे, यानी ग्राउंड इक्विपमेंट ये सब को देख लेंगे, सारी तैयारी देख लेंगे, मेजरमेंट देख लेंगे ठीक से, इक्विपमेंट्स अगर रिक्वायर्ड है तो वो देख लेंगे, आप टाइम पहले से निर्धारित कर लेंगे, ये प्री हो गया। ड्यूरिंग क्या है, अटेंटिव रहेंगे, बच्चों की सेफ्टी का ध्यान देंगे, फर्स्ट एड की तैयारी करके रखेंगे, और जो है आपके जो भी हेल्पर हैं, जो भी चीज़ें वो प्लानिंग एडवांस में जो किया हुआ है उसको उस दौरान जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। आफ्टर टेस्ट क्या करेंगे, तो इवैल्यूएशन। आफ्टर टेस्ट क्या, उसका मेजरिंग करेंगे, उसका डेटा कि क्या हुआ, किस तरह का टेस्ट हुआ। तो ये पूरा का पूरा आपका है प्री। तो अपने से जोड़ लीजिएगा कि प्री टेस्ट क्या क्या करना है। आप क्लास टेस्ट ही ले लीजिए, तो पहले क्या करते, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, तो पहले जो है तैयारी क्वेश्चन बना लेना, पहले जो टाइम, वेयर टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, ये सारा कुछ, वाई टू डू, ये सारा कुछ प्री में चलेगा। ड्यूरिंग में जो है अटेंटिव रहेंगे, उनको चोट ना लगे ये ख्याल रखेंगे, वो ठीक से अगर वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से हो रहा है, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, वो देखेंगे, और आफ्टर जो है उसका इवैल्यूएशन करेंगे, उसको टेस्ट मार्किंग देंगे। तो ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। पहले एनाटॉमी क्या है, तो एनाटॉमी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, कलर एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो है एनाटॉमी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्योंकि फंक्शनल यूनिट है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, study of function of different body parts and systems of our body। जैसे आँख का क्या है, किस तरह से आँख का फंक्शन करता है, आँख से कैसे ब्रेन में संदेश जाता है, कान से कैसे जाता है संदेश, जब हम बोलते हैं तो कैसे कोऑर्डिनेट होता है सांस लेने में, सारा सिस्टम। फिर नर्वस सिस्टम, यहाँ से आ गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ आ गया तो मुंह से खाना खा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे शरीर में ब्लड जा रहा तो सर्कुलेटरी सिस्टम, और सब चीज़ के बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम जो है वो आपका हो गया, ये सारा का अध्ययन हो गया फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर हो गया। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट, लोकेशन, कितना भार का होता है हर्ट कहाँ रहता है, हर्ट का कलर क्या है, हर्ट का साइज क्या है, शेप क्या है, ये सब तक एनाटॉमी है। लेकिन हर्ट कैसे फंक्शन करता है, वहाँ फिजियोलॉजी शुरू हो जाती है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम फंक्शन क्या है, तो देखिए थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगाइएगा। ये स्कल है, क्या कर रहा है, ब्रेन को सुरक्षित कर रहा है। ये रिब केज है, क्या कर रहा है, हार्ट को सुरक्षित कर रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने, आँख क्या है, तो इसके बीच में थोड़ा छोटा चीज़ ही लगेगा, बड़ा चीज़ नहीं लग पाएगा जल्दी, और बहुत फास्ट रिएक्शन होगा इसका, आप अलग इसके सेफ्टी के लिए है। लेकिन यहाँ पर बोन की बात हो रही, तो बोन क्या है, सेफ्टी करता है। बोन क्या है, एक स्ट्रक्चर देता है बॉडी को। बोन क्या है, एक लीवर का काम करता है बॉडी के फंक्शन के लिए, क्योंकि ये नहीं रहे तो सिर्फ मसल्स घसक घसक के चलेगा। लेकिन ये पूरा बोन है तो दौड़ना भागना कुछ भी होता है किसी भी जानवर का, जो जितने जानवर बहुत तेज दौड़ते हैं उनका अंदर बोन होता है। वो बोन को मसल जो एनर्जी देता है, बोन लीवर का काम करता है। तो बोन उसके अलावा आरबीसी के बनाने में मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स के बनाने में मदद करता है। बोन का एक और फंक्शन है जो कि बहुत लोग नहीं जानते, कि जब कैल्शियम की कमी शरीर में अगर दूसरे काम में भी होती है तो बोन जो उधार देता है, कभी कभी ज़्यादा कमी होने पर बोन की खुद डेंसिटी कम होने लगती है। तो ये बोन का फंक्शन है। बोन का स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बोन का क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो लॉन्ग बोन्स यानी हाथ का, पैर का, शॉर्ट बोन्स फिंगर्स का, ठीक है। इरेगुलर बोन्स, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी सटी हुई, इरेगुलर बोन्स। फ्लैट बोन्स, स्कल का, ठीक है। सिसेमाइड बोन्स जो गोल गोल टाइप का होता है, जैसे नी का पेटिला बीच का जो है। तो ये सारा इस तरह का बोन शेप एंड साइज के आधार पर। फिर बोन का आपका पूछ देगा कि बोन के कितने तरह के ज्वाइंट्स है। बेसिकली तो 3 तरह का ज्वाइंट्स है। इमूवेबल ज्वाइंट्स, ये सिर भी ना अंदर जुड़ा हुआ है, अलग अलग। शुरू में तो बचपन में ये होता ही नहीं, बीच में बाद में उगता, तो ये जगह जगह जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इमूवेबल ज्वाइंट है। स्लाइटली मूवेबल, रिब केज जो है स्लाइटली मूवेबल है। पेल्विस का जो नीचे का है जो आपका बोन, वो थोड़ा सा स्लाइटली मूवेबल, हल्का मूव करता है। और फ्रीली मूवेबल,
जो ये सब फंक्शन हो रहा है ये है फ्रीली मूवेबल। इस फ्रीली मूवेबल में गर्दन वर्दन भी आ जाता है। तो ये सारे जो है अब ये जॉइंट्स हैं, तो ये 6 तरह के मूवेबल जॉइंट्स हैं जो कि आपका सिलेबस में है, जो कि आपको पढ़ना है। तो 6 तरह के मूवेबल जॉइंट, जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ये पैर का एंकल देख लीजिए, जब ऐसे मोड़ेंगे ना तो ये ग्लाइड कर जाएगा। रिस्ट का भी सामने का जो है ना कार्पस, ये ऐसे, तो ये ग्लाइड कर जाता है। लेकिन जब ऐसे से पूरा गोल घुमाते तो दूसरा हो जाता है, वो एक अंदर धंसा हुआ और घूम रहा है, वो अलग हो जाएगा। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स, तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स में आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पैर का लिखिएगा ताकि ये अलग अलग हो जाए। पैर का एंकल जॉइंट्स, ठीक है ना। और पैर का हील एंड टो जॉइंट, हील एंड टो को जो जोड़ रहा है वहाँ पे हील एंड टो जॉइंट, जब ऐसे करते हो तो सड़क के ऊपर चढ़ जाता है, फिर ऐसे करते हो तो फैल जाता है, ये चीज़। तो वहाँ पर टो एंड हिल जॉइंट, हिंज का मतलब क्या होता है ना, कब्जा, जो कब्जा लगा रहता है दरवाजे में, खासकर जो नट दोनों ओर लगा रहता है और ऐसे कब्जा खुलता है। तो कब्जा दरवाजा कैसे खुलता है, या तो ऐसे खुलेगा या तो ऊपर खुलेगा। तो एक तरफ जब खुलता है सिर्फ तो वो हिंज जॉइंट है। तो जैसे एल्बो का ये सिर्फ एक तरफ खुलता है, या नी का सीधा ही जाएगा। आप जब गोल घुमाते हो तो नी से नहीं जाता, वो हिप से जाता है, हिप के जॉइंट से, तो वो हिंज जॉइंट हो गया। पाइवट जॉइंट जो है गर्दन के सबसे ऊपर का हिस्सा, तो एक एक्सिस पर चारों ओर घूमता है, इधर भी, तो यह है पाइवट जॉइंट। ठीक है, आप अगर जगह भी याद रखिएगा, जैसे यहां से याद रखिए ना, पाइवट यहां पर आएगा तो इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पर और पैर का नीचे हिप जॉइंट जो है, शोल्डर और हिप जॉइंट, ये है बॉल एंड सॉकेट, ये हिंज। अभी इसको बताया नहीं है लेकिन बता देते हैं, इसके बाद ये है। और ये अंगूठा सैडल जॉइंट, ठीक है, तो ये हो गया सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। और ये है कॉन्डिलॉइड। तो अब फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। सबसे ऊपर यहाँ पाइवट, आप अगर एग्जाम्पल भी सही से लिख दीजिएगा आपको नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा उसी को एक्सप्लेन कर दिए कि इन पाइवट जॉइंट देयर इज वन एक्सिस ऑन दिस, द अदर पार्ट कैन मूव अराउंड, तो वो हो गया ये पाइवट जॉइंट। यहाँ बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल, यहाँ हिंज का एग्जाम्पल, थोड़ा सा हिंज ओनली वन साइड मूवमेंट, बॉल एंड सॉकेट इट गिव्स फ्रीली मूवमेंट, सर्कमस्टेशन, एडक्शन, रोटेशन, सारा कुछ इसमें हो जाता है आराम से। सबसे लार्ज मूवमेंट जो होता है, सबसे लार्ज रेंज ऑफ मूवमेंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही होता है। उसके बाद ये रिस्ट का, ठीक है, कॉन्डिलॉइड। उसके बाद अंगूठा का सैडल, ये जो है ना ऐसा है कि ये इधर भी मूव करता, इधर भी मूव करता आराम से। ये उंगली जो है इधर से नहीं जा पाएगी, ये इधर से इधर जा भी रही है तो उतना फ्री नहीं है, ये ज़्यादा फ्री है, इसलिए अंगूठा सारे उंगली को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाता है। तो ये सैडल जॉइंट, सैडल इधर भी, ये पूरा उसका हो गया आपका बोन का। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट, ऐसे तो आप क्लास 8-9 में पढ़े होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम आपका पूरे शरीर में जो ब्लड जा रहा है, हार्ट का 4 चैम्बर है, आर्टरीज है, एट्रियम है और वेंट्रिकल है। तो राइट साइड में इम्प्योर रहता है, लेफ्ट साइड में प्योर रहता है। सबसे पहले पूरे शरीर, इसको एक तरह से कहानी से समझेंगे तो जैसे पूरे शरीर में हम जो है एक बार हार्ट फैलेगा तो जगह बना तो क्या हुआ कि पूरे शरीर में जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसमें दबाव पड़ता है पूरे शरीर में, सिस्टोलिक दबाव। तो वहाँ से जैसे ही आएगा तो पूरे राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आ जाता है। अब जैसे वहाँ दबाव आता है फिर तो वहाँ पर बल्ब ऐसा, जैसे बॉल का बल्ब रहता है ना, ऊपर से हवा भर सकते हैं लेकिन नीचे ही खुलेगा, ऊपर नहीं जाएगा लौट के। तो जैसे ही फैला तो ऊपर आया, जैसे दबाव हुआ तो नीचे साइड चला गया, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। वहाँ से इम्प्योर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स में गया, लंग्स में प्योर हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि जो CO2 था उसका C निकल गया और O2 रिच ब्लड फिर से लौट आया कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ से? पल्मोनरी वेन के द्वारा। देखिए पूरे शरीर में आर्टरीज में प्योर ब्लड, वेन में इम्प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी है जिसमें कि इम्प्योर ब्लड गया। पल्मोनरी वेन एकमात्र वेन है जहाँ से कि प्योर ब्लड आया। और वहाँ से लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वल्व खुला। इधर में ट्राइकस्पिड वल्व है, इस साइड में डाइकस्पिड वल्व है, वल्व खुला, वल्व खुल के लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वहाँ से ओटा के द्वारा पूरे शरीर में गया।
और ऑर्टा के द्वारा पूरे शरीर में जाने के बाद छोटे छोटे वेन से कैपिलरीज में चला गया, कैपिलरीज से फिर लौट के आर्टरीज से कैपिलरीज में गया, कैपिलरी से फिर लौट के इम्प्योर वेन में आया, वेन से फिर सुपीरियर वेना को हुआ हार्ट, और हार्ट से ऊपर का सुपीरियर वेना के द्वारा, हार्ट के नीचे का दोनों पैर और नीचे पेट उठ का इन्फीरियर वेना को के द्वारा दोबारा राइट साइड में आया। ये पूरा फंक्शन चलते रहता है। तो ये आपका हार्ट का है। तो आप चैम्बर का नाम, एट्रियम, वेंट्रिकल और 3 बेसिक चीज़, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज, इतना अगर आप लिख दीजिएगा आपका नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ये आप पूरे बायो के स्टूडेंट नहीं हैं, यहाँ फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से लिखना है आपको। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर और रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो तो बता ही दिए। नेसल नोज का दोनों लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल, वहाँ से नेसल कैविटी है। नेसल कैविटी में थोड़ा हवा जो है बॉडी के अनुसार गर्म हो जाता है ताकि ज़्यादा ठंडा हवा अंदर न जाए। और वहाँ से फिर नीचे जो है विंड पाइप है, विंड पाइप से होते हुए यहाँ बीच में बांटता है एपिग्लोटिस है, जो कि कभी फूड पाइप को ढकता है, कभी विंड पाइप को ढकता है। फिर वहाँ से होते हुए विंड पाइप से 2 भाग में बढ़ता है, लेफ्ट और राइट में। वहाँ से जो है हियालिन कार्टिलेज है, उसका हियालिन कार्टिलेज बना हुआ है, वहाँ से जाता है लेफ्ट और राइट जो है लंग्स में छोटे एल्वियोली हैं, एल्वोल्स है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, वहाँ पर छोटे एयर सैक्स हैं। वहाँ पर छन्नी जैसा होता है जहाँ पर ब्लड भी आया और वो भी आया, और छन्नी से आपस में छन के मिला और ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन रिच जो है ब्लड जो है चला गया, और जो खराब ब्लड था उसमें से खराब चीज़ ले लिया, यानी कार्बन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया, ऑक्सीजन अंदर दे दिया। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना। ये चैप्टर में कुल मिला के इतना ही है। अब देखिए, अब कभी भी आ गया इफेक्ट एक्सरसाइज, तो हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। जिस चीज़ का आपको जो फंक्शन याद है उसी फंक्शन पॉजिटिव करते जाइए। इनहेलेशन ईजी हो जाता है, एक्सेलेशन ईजी हो जाता है। जो ऑक्सीजन वेंटिलेशन कैपेसिटी, ऑक्सीजन को वेंटिलेशन करना ब्लड के द्वारा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। हर चीज़ का, हार्ट के बारे में लिख रहे हैं तो हार्ट का आर्टरीज खुल जाता है, वेंस खुल जाता है, हार्ट का चैम्बर खुल जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का याद रखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार बढ़ता है एक्सरसाइज करने से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार, सबका नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ से पंप होता है पूरे शरीर में, उसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा ब्लड एक बार में पूरे शरीर पंप हो जाए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा घट जाता है, हर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बैलेंस्ड हो जाती है। ये सारा कुछ हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख देना है। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कैंसियोलॉजी एंड बायोमेकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। देखिए, ये बायो का चैप्टर था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है। कैंसियोलॉजी एंड बायोमेकेनिक्स, शरीर गति विज्ञान, शरीर की गति किस तरह से होती है वो हो गया कैंसियोलॉजी। और शरीर का फंक्शन जो हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ का, हमारे शरीर पे उसका क्या प्रभाव, मैकेनिकल प्रभाव किस तरह का लिविंग बीइंग में पड़ता हुआ है, बायोमेकेनिक्स। तो ये दोनों आपको पढ़ना है। तो इसमें है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कुलेशन, सुपरनेशन, प्रोनेशन। इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेना है। हाथ ऐसे मुड़ा तो इसकी डिग्री जो है, दोनों के बीच की डिग्री कम हुई तो ये फ्लेक्शन, ये फैला तो एक्सटेंशन। हाथ को ऊपर की ओर उठाए, एक बार थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। फ्लेक्शन डिक्रीज, एक्सटेंशन अपोजिट, ठीक है, सही है। एबडक्शन एडक्शन में थोड़ा सा ये आ जाता है। एबडक्शन, अबडक्शन, तो ए बी जो है ना उसको अप कर दीजिए, अबडक्शन को अप कर दीजिए। अबडक्शन यानी हाथ ऊपर की ओर ले गए, साइड से ऊपर की ओर ले गए, यानी कि बॉडी से के सेंटर से दूर गया, अवे गया, तो अबडक्शन। नीचे को आया तो एडक्शन, अबडक्शन, एडक्शन, इसको याद रखिएगा। अबडक्शन यानी अपडक्शन, ऊपर की ओर जा रहा है, एडक्शन नीचे की ओर आ रहा है, यानी बॉडी से ऊपर की ले गए, अपडक्शन, नीचे की ओर आया, एडक्शन। तो अपडक्शन, एडक्शन, ये सारा कुछ पूछ सकता है एक एक करके। जो कॉमर्स के लोग हैं उनको ज़्यादा जरूरी है, साइंस वाले जानते होंगे इसको। अपडक्शन, एडक्शन, रोटेशन तो हर कोई जानता है, गोल घुमाना, रोटेशन। लेकिन अगर आप गोल पूरा नहीं घुमा रहे, पूरा रेंज में नहीं घुमा रहे, सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, जैसे हम लोग कभी कभी एक्सरसाइज में ये करते हैं, या सिर्फ ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसको सरकमडक्शन बोलते हैं।
ठीक है, एक सर्कल के चारों ओर घुमा के एक सर्कल बना रहे हैं। रोटेशन तो पूरा गोल घुमाना, और ये हो गया या ये हो गया सर्कमडक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा रोटेशन और सर्कमडक्शन में क्या अंतर है। ठीक है, और सुपरनेशन प्रोनेशन, तो उसका ऐसे सिंपल सा एग्जांपल, जब कोई भी चीज़ अपने जगह से घूम के राइट साइड खुलता है, यानी पाम ऊपर की ओर गया, तो इसको कहते हैं सुपरनेशन। ठीक है, सुपीनेशन, और नीचे की ओर आया तो प्रोनेशन। ठीक है, सुपीरियर बना, ऊपर की ओर देने वाला जो है ऊपर की ओर गया, और आप दे रहे हैं कुछ अगर ऐसे तो सुपरनेशन, और इस तरह कर दिए तो प्रोनेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखिएगा, हाथ ऊपर की ओर गया सुपरनेशन, नीचे गया प्रोनेशन। बस इतना तरह का आपका इसमें है। और उसके बाद है एक्सिस ऑफ प्लेन के बारे में है। तो एक्सिस ऑफ प्लेन्स को थोड़ा समझ लीजिए, जब आप शरीर को बीच से ऐसे काटते हैं या इधर से काटते हैं, सामने सामने सीधा सीधा काटते तो एक्सिस में जाता है, जब इधर इधर से काटते तो प्लेन में आता है। तो एक्सिस और प्लेन्स जो है इसको थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा किताब में, अगर किताब है तो। इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बताता हूँ एक्सिस और प्लेन क्या है आपका। तो एक्सिस जो है स्टेट ऑफ द बॉडी है, प्लेन्स जो है प्लेन में गया हुआ, प्लेन में कटा हुआ है। तो बॉडी को अगर प्लेन में काटे तो बीच से कटेगा, एक्सिस में काटे तो ऐसे कटेगा, इधर से कटेगा सीधा। यानी आप शरीर को काटना चाहेंगे तो ऐसे करके बीच से काट सकते हैं, इधर से साइड से काट सकते हैं, तो वो इसको कहते हैं एक्सिस। और प्लेन में मतलब कि बीच से सीधा। ठीक है, एक्सिस एंड प्लेन। नेक्स्ट आपका एक्सिस में है सेजिटल एक्सिस। ठीक है, फ्रंटल सेजिटल सामने से, सॉरी फ्रंटल सामने से, सेजिटल साइड से, और ट्रांसवर्स यानी कि बीच से। ठीक है, बीच से यहाँ से, इधर से, और बीच से पूरा, तो ट्रांसवर्स काटना। तो ये तीन तरह का एक्सिस और प्लेन होता है, इसको याद रखिएगा। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बहुत आसान है ये। आप साइकोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। मेरे जो इन्वायरमेंट है, मेरे जो ब्रेन में चल रहा है, मेरे जो सामने इन्वायरमेंट है, कैमरा सामने है, तो इसमें जो मेरी प्रतिक्रिया है, मेरा जो एक्शन है, वही मेरी साइकोलॉजी, उसी तरह सबकी साइकोलॉजी है। सिंपल, जैसे सब कोई अगर सोया हुआ है नींद में, तो अगर नींद में सोया हुआ है सब कोई, तो वो सिचुएशन सोने का है, उसमें थोड़ा अंतर ही सिर्फ आएगा। आदमी अगर बेहोश हो गया है तो कोई अंतर नहीं आएगा। कौन आदमी कितना आईक्यू का है, अगर बहुत बड़ा ब्रिलियंट भी आदमी अगर सोया हुआ है तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर बेहोश है तो और ज़्यादा अंतर नहीं, कॉमा में है तो एकदम अंतर नहीं है, लगभग सबका कॉमा एक ही जैसा होता है। और फुल स्टॉप यानी कि जीवन मृत्यु हो गई है तो सबका शरीर बॉडी बन जाता है, तो वो वहाँ पर सारा कुछ एक जैसा हो जाता है। तो यानी कि जो आपकी साइकोलॉजी है क्या है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। वुडवर्थ जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी माने जाते हैं, उनका यही कहना है। ऐसे तो लंबा है, टाइम कम है, इसलिए इतना ही समझिए, इतना ही लिखना भी है आपको। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस है कि ह्यूमन बिहेवियर समझने में मदद मिलती है, उनको मोटिवेट करने में मदद मिलती है, उनका बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनको मदद मिलती है, उनके स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करने में मदद मिलती है, उनको हेल्दी रखने में मदद मिलती है, ये सारे उसके। अब एडोलेसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। एडोलेसेंट की प्रॉब्लम क्या क्या है, तो रैपिड फिजिकल चेंज है, सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है एडोलेसेंट जो है, देखिए सीधा से लिखिएगा रोज के अनुसार, एडोलेसेंट द ट्रांजिशन पीरियड, एडोलेसेंट द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो जब ट्रांजिशन पीरियड कभी भी होता है ना, तो बड़ा पेनफुल होता है। जैसे ठंडा से अचानक में गर्मी आ रहा है, तो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड, उसमें लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। गर्मी से बरसात के बीच में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ट्रांजिशन जो है हमेशा पेनफुल होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग भी ट्रांजिशन पीरियड में बीइंग ए ह्यूमन, इसलिए हम लोग पूरे जीवन एक कष्ट में रहते हैं, क्योंकि हम लोग जानवर से ऊपर उठ गए हैं और ईश्वर होने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान होने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने अच्छे महान होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जानवर से महान के बीच की कड़ी में हम लोग जब दौड़ रहे हैं, तो हम सबको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। जानवरों को इतना नहीं होता है।
तो ट्रांजिशन पीरियड हमेशा पेनफुल है, तो ये पेनफुल सिचुएशन में एडोलेसेंट है, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है। नहीं तो क्या जरूरी है, हम यूथ का ही पढ़ सकते थे, प्रॉब्लम ऑफ यूथ, लेकिन अधिकतर एडोलेसेंट का प्रॉब्लम ही बढ़ाया। तो मुझे एक और कारण लगता है कि +2 में है, तो एडोलेसेंट के प्रॉब्लम को और मैनेजमेंट को अगर बच्चे समझ पाए तो वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर डील कर पाएंगे। तो एडोलेसेंट की प्रॉब्लम है एग्रेशन, एडोलेसेंट का प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट, इनस्टेबल जो है इमोशन, ये सारे प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है अपने आप को क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रखना, वोकेशनल नॉलेज रखना कि हमको आगे क्या करना है, क्या क्या करना है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और हमको क्या करने से फ़ायदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, पेरेंटल केयर भी वहाँ ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स फ्रेंड की तरह हों और फ्रेंड पेरेंट्स की तरह हों, यानी फ्रेंड पेरेंट्स की तरह समझाएं आपको और पेरेंट्स फ्रेंड की तरह समझाएं आपको, तो आपका जीवन ज़्यादा बेहतर होता है। हम लोग टीचर के अंदर भी दोनों चीज़ देखते हैं कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो फ्रेंड के लेवल में भी जाए और टीचर ऐसा जो पेरेंट्स के लेवल में भी जाए। तो एक टीचर में जब पेरेंट्स और फ्रेंड दोनों की क्वालिटी आ जाती है तो बैलेंस टीचर कहे जाते हैं। तो उसी तरह जो है एडोलेसेंट के प्रॉब्लम का मैनेजमेंट यही है कि क्रिएटिव चीज़ें इन्वॉल्व रहें, हमेशा अपनी बात खुल के कहें, जो प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ जिन पे आपको विश्वास है, जिसमें पेरेंट्स और टीचर आते हैं बेसिकली, और आपके अच्छे फ्रेंड्स अच्छा कौन होता है, जो आपके मन की बात ना कहे, जो आपके अच्छे की बात कहे। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपके मन की बात करते हैं, अपने छोटे भाई को तो सिगरेट नहीं थमाएंगे लेकिन अपने दोस्त को तुरंत थमा देंगे। तो भाई जैसे दोस्त कहाँ हुए, वो कहने के लिए भाई है, वो आपके दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन है जो आपको गलत जगह ले जा रहे हैं। अपने भाई को तो शराब नहीं पिलाएंगे लेकिन आपको शराब पिला रहे हैं अगर, तो वो दोस्त कहाँ रहे। तो जो भी चीज़ें नुकसान करती उनको भी अंदर से मालूम नुकसान करते, लेकिन उसको अपना एंजॉयमेंट के लिए एक साथी चाहिए। तो एक आदमी को पकड़ लिया तो वो दोस्त कहाँ रहा, वो साथी हो सकता है साथ देने वाला, लेकिन वो दोस्त नहीं है। दोस्त या मित्र वो होता है जो वो काम करे जो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ऐसे लोग जो आपके लिए सही में आपको लगता है अंदर से कि ये आपकी शुभेच्छु हैं, सही चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो उनसे अपनी बात को शेयर कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, कुछ न कुछ अच्छा सॉल्यूशन आएगा। गलत जगह शेयर कीजिएगा, गलत जगह नेट पर सर्च कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन बदले 4 तरह के नए प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। टीम कोहेसन इन स्पोर्ट्स, देखिए टीम कोहेसन मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, ये आप लिख भी दीजिएगा। टीम का फुल फॉर्म था TEM, टीम, टुगेदर एवरीवन अचीवमेंट मोर। जब हम लोग सब साथ मिलकर किसी एक चीज़ पर सोचते और करते हैं तो अचीवमेंट ज़्यादा होता है। अभी तो सारे के सारे रिसर्च बता रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे आप ही का फ़ायदा नहीं है, मेरा भी फ़ायदा है। मेरा कंसेप्ट अगर कहीं फंसा हुआ है तो क्लियर हो जाएगा, बताने में लगेगा कि ये चीज़ ठीक से याद नहीं हुआ। जैसे अभी बताने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है किस में, एडक्शन एबडक्शन में और सुपरनेशन इसमें, तो कुछ कन्फ्यूजन है तो आदमी उसको फिर से देखेगा ध्यान से, अगली बार बताने से पहले, या फिर खुद को भी देख लेगा कि हम अपने आप में क्लियर करें, उसको क्लैरिटी रहे। कुछ जो सिलेबस चेंज होता है तो हम लोग को खुद पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, और पढ़ाने में और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो यानी कि आपका टीम वर्क में हर किसी का फ़ायदा है, टुगेदर एवरीवन अचीवमेंट मोर। और ये चीज़ हम स्पोर्ट्स में बहुत क्लैरिटी के साथ सीखते हैं, बहुत डायरेक्ट सीखते हैं। कैसे, तो हम सबको मैच जीतना है, लेकिन अगर प्लेयर मेरा 2 गुस्सा में है, 2 खराब खेल रहा है तो पूरे टीम को हरा देगा, तो पूरा टीम हराएगा तो हमारा भी नाम खराब होगा। तो हम लोग टीम में चाहते हैं कि सब, हम लोग जब YC में खेलते थे तो कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता, बातचीत नहीं होती थी, लेकिन मैच के समय लगता था अरे यार कहीं हम लोग कम्युनिकेशन चलते टीम ना हार जाए, तो फिर बात कर लेते थे सब चीज़ भूल के, अपना ईगो साइड करके। क्यों? क्योंकि वहाँ टीम की बात होती थी। तो टुगेदर एवरीवन अचीवमेंट मोर, यही है टीम कोहेसन, और इसको हम लोग पालन कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग क्या है, तो मैटविज़ को मैं सबसे महान स्पोर्ट्स ट्रेनर मानता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्हीं के ट्रेनिंग मेथड्स के द्वारा जो है रसिया एक समय बहुत आगे निकला, फिर पूरे दुनिया में उनका मेथड चलता, पीरियोडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग, साइंटिफिक मेथड्स ट्रेनिंग, सारा जो है उनका निकाला हुआ है। तो उनका ही डिफिनेशन मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, उनका डिफिनेशन छोटा भी है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। कितना छोटा है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये उनका डिफिनेशन है, इसको जो है देख लीजिएगा। और अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग में आ जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है किसी भी चीज़ में। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस क्या है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी। स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए कि क्या आप कर रहे हैं उसके लिए, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी।
वैरायटी होना चाहिए, क्योंकि जीवन में मोनोटोनस हो जाएगा ना तो कोई भी चीज़ में आप सफल नहीं हो पाएगा, बड़ा बोर्डम हो जाएगा लाइफ में। तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, प्रिंसिपल साइक्लिसिटी, जब लंबा समय है तो उसमें किस तरह तैयारी करें, लास्ट टाइम में कैसा करें, ये हर चीज़ के लिए। कंपटीशन में लंबा समय है तो सब कुछ सब चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं। लास्ट टाइम में क्या होगा, फास्ट रिवीजन। तो उसी तरह मैच का लास्ट टाइम में क्या होगा, मैच प्रैक्टिस तेजी से, जैसे होता है ना लास्ट टाइम में सैंपल पेपर बना लीजिए। तो पढ़ाई और खेल सब जुड़ा हुआ है, सक्सेस का फॉर्मूला हर जगह एक ही है। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी की कितनी दूरी है कंपटीशन में उसके अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड लिम्बर डाउन, किसी भी चीज़ से पहले अपने आप को तैयार करना, उसके बाद में उसका फॉलोअप करना, ये दोनों। तो वार्मिंग अप के द्वारा फिजिकली मेंटली आदमी प्रिपेयर करता है अपने आप को, लिम्बर डाउन में उसके बाद जो है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करता है और सोचता है कि क्या क्या कमी रह गई मैच में। तो ये दोनों चीज़ उसी तरह पढ़ाई में भी है। पढ़ाई से पहले आप सोचिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या नोट्स आज भी कंप्लीट करके उठेंगे, वो वार्म अप हो गया, बेसिक पढ़ाई मैच हो गया। लास्ट में एक सो के थोड़ा देर सोच लिए कि क्या क्या अटा दिमाग में, तो ये हो गया लिम्बर डाउन। मेडिकल चेकअप हर जगह जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि अंदर से आप कितने फिट हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अपनी लिमिटेशंस की जानकारी होनी चाहिए हमेशा। जिनको अपनी लिमिटेशंस की जानकारी नहीं होती है वो बहुत ओवरलोड में चले जाते हैं, इसी में आगे में है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में ये सारा कुछ आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि हर कोई अलग तरह का, हर कोई अपने आप यूनिक है। इसलिए आजकल पर्सनल ट्रेनर का चला है कि पर्सनल ट्रेनर जानता है कि इनको क्या कमी, उसके अनुसार। पूरी टीम की कमी एक जैसी नहीं होती है। तो पर्सनल ट्रेनर क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार ट्रेनिंग कराता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, कितना ट्रेनिंग कितना लेवल आपका है उसके अनुसार। इंडिविजुअल डिफरेंस में ये भी आ जाता है एज, सेक्स और प्रीवियस ट्रेनिंग में तीनों चीज़ आ जाता है कि उसको देखते हुए करना है। ट्रेनिंग लोड क्या है, तो ट्रेनिंग की एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। ट्रेनिंग लोड इज ए गिवन लोड टू ए गिवन एक्सरसाइज लोड टू ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो ट्रेनिंग लोड जो है इसको कह सकते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने कितना हमको मेरा बॉडी में डिमांड है कि हम अच्छा खेलने के लिए क्या क्या करना है मुझे, तो वो करना ही ट्रेनिंग लोड है। और ये तीन चीज़ों डिपेंड करता है, ट्रेनिंग की एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना देर तक आप कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी कितनी है। इंटेंसिटी में आ जाएगा कि कितना भार लिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, धीरे से उठाए धीरे से रखे तो ठीक है, तेजी से करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ को लेकर चलता है ट्रेनिंग लोड। अब ट्रेनिंग लोड के साथ इसमें कंसेप्ट क्या क्या है, तो है ट्रेनिंग लोड, फिर है ओवरलोड। अब देखिए ओवरलोड बाद में समझेंगे, ट्रेनिंग लोड क्योंकि ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा इसके आगे वाला चीज़। ट्रेनिंग लोड जब करेंगे हम तो हमको चाहिए एडेप्टेशन, कि जितना लोड लिए क्या वो बॉडी उसको अडेप्ट किया, और अगर नहीं कर पा रहा है तो हम लोग रिकवरी फेज में जाते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट एंड स्लीप में रिकवर कर लें। और अगर रिकवर के दौरान एडेप्टेशन हो गया, यानी हमने लोड लिया, थोड़ी रिकवरी की, वहाँ एडेप्ट हो गया बॉडी में, अगला दिन के फिर हम अच्छे तैयार हैं, तो सही ट्रेनिंग जा रहा है। लेकिन हम एडेप्ट नहीं कर पाए और अगला दिन मुझे थकान लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी लग रही है, नहीं करने का मन कर रहा है कुछ भी, तो यानी कि ओवरलोड में चल गया, हमने ट्रेनिंग लोड को ज़्यादा कर लिया है, तो हमको एडजस्ट करना होगा उसको। तो ट्रेनिंग लोड का यही मतलब है एडजस्टमेंट का, ठीक है। और तो इसमें 3-4 चीज़ें आ गई। ट्रेनिंग लोड क्या है, तो फिजिकल साइकोलॉजिकल डिमांड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन कि कितना लेना है, वो अगर ज़्यादा हो गया तो ओवरलोड हो गया, वो अगर ज़्यादा नहीं है तो रेस्ट एंड रिकवरी टाइम में वो अपने बॉडी में अडेप्ट कर गया तो एडेप्टेशन हो गया। तो ये चारों पॉइंट जो है 4 टर्म हो गए, ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी। रिकवरी मतलब अगर चोट भी लग गई तो कितना जल्दी आप रिकवर होकर ग्राउंड में आ रहे हैं, सारे रिकवरी के फेज में आ जाते हैं। आपने ट्रेनिंग लोड में थकान लिया, थोड़ा रेस्ट एंड स्लीप में रिकवर होकर फिर आ गए अडेप्ट करके, तो ये है। और कंसेप्ट ऑफ डोपिंग क्या है, तो डोपिंग इज द यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस बाई वाडा कर दीजिएगा या आईओसी कर दीजिएगा, दोनों सही है। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन के द्वारा जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है उसका प्रयोग ही डोपिंग कहा जाता है। इसके जो है डिफरेंट आपके जो है आपको याद रखिएगा 2, 4, 5, 6 नाम। स्टिमुलेंट्स जो कि आपको स्टिमुलेट करते हैं, और एनाबॉलिक स्टेरॉयड, बीटा ब्लॉकर। एनाबॉलिक स्टेरॉयड आपके मसल को और ब्रेन इंपल्स को प्रोवाइड करता है। स्टिमुलेंट ब्रेन नर्व इंपल्स को ही स्टिमुलेट करता है। नार्कोटिक्स आपका पेन दूर करता है। बीटा ब्लॉकर्स नाम से ही हार्ट बीट को ब्लॉक करता है, स्लो डाउन करता है, ये निशानेबाजी के लिए है। ड्यूरेटिक्स से आपका जो है
बॉडी के जो बॉडी वेट है वो अचानक में डाउन होता है, ये अधिकतर जहाँ भी वेट कैटेगरी वाले हैं वहाँ पर ये होता है। तो इस तरह से आपका लगभग सारा सिलेबस, ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड एक है, ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड भी पेन रिलीव करता है। तो ये सारा कुछ जो है आपका आ गया इस सिलेबस में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है अच्छा कर लेंगे। 11 तो कम से कम अच्छे से निकल जाएगा अब आप लोग का, और 12 में मैं चैप्टर वाइज अलग अलग फिर बना रहा हूँ। 23 का 24 में ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है, तो फिर जो है हम लोग उसको जो है अगले साल करेंगे। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, सब 11 ठीक से निकले, कम से कम फिजिकल सेंस सभी अच्छे से निकल जाइए, इसी आशा विश्वास साथ सभी को आशीर्वाद।